अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान किसी देश का नाम नहीं है। देश मात्र अखंड भारत है। अगर पाकिस्तान ने दलाल का काम दिखाकर ईरान अमेरिका विवाद खत्म कर दिया तो क्या हो गया? कल को अगर इस्लामाबाद भारत की राजनीति बन गया तो यह भी भारतीय समाज का ही कारनामा होगा। हमें इस पर चिंता करने की कोई वजह नहीं है। ईरान गिरेगा और फिर पाकिस्तान गिरेगा और फिर अखंड इजराइल और अखंड भारत का पुनर्जन्म होगा। आसिम मुनीर इस वक्त हमारा शत्रु है और भारत अपने हर शत्रु को अच्छी तरह डील करना जानता है। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। ईरान को अपने आतंकवाद का परिणाम भुगतना होगा। कोई बिछड़े हुए भाई मिले हो। आपके स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, अब आपको लग रहा हो कि साहब ये तो एआई फुटेज है, तो मैं आपको ये जरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने खुद से अपने हैंडल पर ट्वीट किया है और अपने हैंडल पर नरेंद्र मोदी ने ये 2 मिनट का पूरा वीडियो डाला है और उसके शुरुआती 9 सेकंड का हिस्सा ये कट करके वायरल हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 तारीख को कल यानी 9:03 पर ये पोस्ट किया और इस पर इमरान प्रतापगढ़ी वो लिख रहे हैं कि अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही नफरती हिंसा पर आंख मूंदने वाले प्रधानमंत्री जी यूएई के अमीर को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई हो। गैरों पे करम, अपनों पे सितम। तो ये जो नरेंद्र मोदी साहब की खासियत, दरअसल इमारत ने इज़राइल को कबूल कर लिया और इज़राइल की फ़ौज को इमारत में बुला लिया है। इज़राइल के औरंडोम वगैरह सब इमारत में सेट हो गया है। इमारत पूरी तरह से इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मदरलैंड, फादरलैंड सब एक होकर इमारत का स्वागत कर रहे हैं और अनकरीब मुझे लगता है कि ईद में ही ये सब अमेरिका, इज़राइल और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईरान पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। अनकरीब आपको पता चलेगा ये गले मिलने का मतलब क्या है। ईरान के खिलाफ बड़े प्लान को लेकर कुछ घंटे बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मीटिंग बुलाई है। वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग होगी। अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ ट्रंप मंथन करेंगे। चीन से लौटने के बाद ट्रंप की इस बैठक के बड़े मायने हैं। बैठक में ईरान पर ट्रंप बड़ा फैसला कर सकते हैं। ईरान के ईंधन और ऊर्जा ठिकानों पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक करने के प्लान को मंजूरी दे सकते हैं। सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार इस बार ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के पास एक ही विकल्प बचा है, ईरान पर हमला, क्योंकि ईरान अमेरिका की सभी शर्तों को नामंजूर कर चुका है। ईरान के नुकसान की भरपाई तो अमेरिका को करनी ही होगी। अमेरिका का कोई भी जब्त संपत्ति देने से इनकार है। वहीं ईरान सभी प्रतिबंधों से राहत चाहता है। ये वो 5 पेच हैं जिस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता नहीं हो पा रही है। इसका असर ये हुआ है कि अमेरिका और ईरान दोनों देश गुप्त रूप से बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका की ओर से इजराइल को हथियारों की भारी सप्लाई की गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका के 20 से ज्यादा सैन्य कार्गो विमान इजराइल की ओर भेजे गए हैं।
जर्मनी के सैन्य ठिकानों से गोला बारूद और घातक हथियारों को लेकर ये कार्गो विमान तेल अवीव जा रहे हैं। इसे ईरान पर दोबारा युद्ध शुरू करने की अमेरिकी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली महाविस्फोटक खबर सीधे युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया के समीकरणों को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दिया है। आसमान से लेकर समंदर तक एक बार फिर से भयंकर और विनाशकारी जंग की शुरुआत हो चुकी है। जिस टकराव को टालने के दावे किए जा रहे थे, जिस शांति समझौते की उम्मीदें लगाई जा रही थीं, वे सारी बातें महज कुछ ही घंटों में हवा में कपूर की तरह उड़ गईं। महाशक्ति अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा भड़की इस जंग ने वैश्विक राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक केवल सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों के मुंह एक दूसरे की तरफ खोल दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक दुनिया के सामने यह नैरेटिव सेट कर रहे थे कि ईरान बातचीत की मेज पर आने के लिए बेताब है और वह एक बड़ी डील करने जा रहे हैं, उनका वह सारा दावा ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। पेंटागन के गलियारों से छनकर आ रही खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक इस बार युद्ध की शुरुआत इतनी अचानक और तीव्र हुई है कि किसी भी पक्ष को संभलने का मौका नहीं मिला। जैसे ही अमेरिकी फाइटर जेट्स ने एक खास रणनीति के तहत उड़ान भरी, ईरान के आधुनिक रडार सिस्टम ने उन्हें बहुत दूर ही ट्रैक कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का वह दावा अब पूरी तरह सच साबित होता दिख रहा है, जिसमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के उड़ान भरने के तौर तरीकों और उनके गुप्त रास्तों को पूरी तरह से समझ लिया है। इस बार ईरानी सेना ने बिना कोई वक्त गंवाए अपनी अचूक रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया, जिससे आसमान में अत्याधुनिक विमानों के बीच एक अभूतपूर्व तकनीकी टकराव शुरू हो गया। रूस से मिली अत्याधुनिक तकनीक और सैटेलाइट इनपुट की बदौलत ईरान ने अपने पूरे हवाई क्षेत्र को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया है जिसे भेद पाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की जो फाइलें पिछले दिनों लीक हुई थीं, वे इस नए मोर्चे पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। उन दस्तावेजों में पहले ही इस बात का जिक्र था कि पिछले दौर के टकराव में अमेरिका को अपने दर्जनों फाइटर जेट्स और रीपर ड्रोन से हाथ धोना पड़ा था। उसी का नतीजा है कि इस बार अमेरिकी कमांडर बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दोबारा शुरू हुई इस जंग में तकनीकी नुकसान का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा बयानों में दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी धरती की संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसे गुप्त और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया है जो अमेरिकी जहाजों के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह ठप कर देते हैं। हवा में ही ईंधन भरने वाले विशालकाय विमानों से लेकर जासूसी करने वाले स्टील्थ ड्रोन्स तक सभी इस नए तकनीकी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपनी घरेलू जनता और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के सामने अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। व्हाइट हाउस से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो भ्रम और घबराहट को साफ दर्शाते हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी प्रशासन यह दावा कर रहा है कि वे ईरान की सामरिक क्षमता को सीमित करने में पूरी तरह सक्षम हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय सहयोगी देश इस वक्त बेहद खामोश हैं और स्थिति का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। उन्हें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 29 मई 2026 है, जुमा का दिन है। तकरीबन 3 बजने वाले हैं, 1 मिनट कम है 3 बजने में। और आज दोपहर का वक्त हो गया है, तकरीब दोपहर भी ढल गई, 3 बज गया। मेरे दोस्तों बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और यहाँ कहीं छाँव में मौका नहीं मिलता कि चलो जहाँ वीडियो बनाता था वहाँ अभी नहीं जा सकता, बहुत गर्मी है। गर्म की वजह से गाड़ी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एसी फिर ठंडा नहीं होता, फिर बैठ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और गर्मी में प्यास भी बहुत लगती है, ठंडा पानी पियो तो फिर गला पकड़ लेता है, तरह तरह की मुसीबतें, तो थोड़ा नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत वजह है। बहरहाल बताने की बात यह है कि जैसे मुझे खबर लगी थी वैसे मैंने उसी दिन सुबह में 6 बजे जाकर वीडियो बनाया था, जब ये अभी 24-25 मई को जो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, 4 ईरानी मारे गए, शहीद हुए, और कुछ वार शिप, छोटे छोटे शिप वगैरह जो उनके फास्टर थे वो उड़ा दिया अमेरिका ने। और उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तगड़ा जवाब दिया है। अब जवाब पा के अमेरिका जो है पीछे हट गया है। और जो कुछ मैंने देखा था वो बड़ी भयानक जंग थी, तो मैंने बयान कर दिया था, वीडियो बना के छोटी छोटी वीडियो 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की डाल दिया था। अभी लेकिन खतरा टला नहीं हुआ, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ कि इनका जो मकसद है उस पर जाइए। और मैं आपको ये दोनों वीडियो में बताऊंगा कि देखिए इसमें सबसे बड़ा खतरनाक जो नुकसान होगा वो हिंदुस्तान का होगा, भारत को होगा। भारत की जो हुकूमत है वो बेवकूफ़ है। और वो भारत की हुकूमत इस्तेमाल हो रही है महज पैसा लेके,
दुनिया में कहीं भी उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। महज जो हुक्मरान है वो पैसे लेकर के हुकूमत के लालच में और दौलत के लालच में वो काम कर रहे हैं, पूरा देश का सत्यानाश कर देंगे और उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट में वो भी मारे जाएंगे। वो भगवत गीता में लिखा हुआ है ना कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा करके नाम पे लोगों का शोषण करेंगे, मुल्क को बर्बाद कर देंगे, मुल्क को अराजकता या अराजक बनाकर छोड़ देंगे। वो हिंदी का कोई लफ्ज़ है जो मुझे नहीं आ रहा है। अराजकता बना के छोड़ देंगे, यानी मुल्क को पूरी तरह तबाह करके छोड़ देंगे कि मुल्क को फिर से संवारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ये अधर्मी नेता हैं। बहरहाल मेरे कहने का मतलब है ये है कि हिंदुस्तान में अब बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, इंकलाब बर्पा होगा और इसकी पेशनगोई जो है वो बहुत सारी चीज़ों में है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका और इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, नेटो, ये सब एक साथ हैं। इस वक्त जो लोग कहते हैं कि अमेरिका का साथ नेटो नहीं दे रहा है, गलत है। वो सिस्टम से काम चला रहे हैं। अगर पूरा नेटो अमेरिका और इजराइल के साथ आते हैं तो रूस और चाइना खुलकर भी आ जाएंगे। उनके फौजी सब मैदान में उतर जाएंगे, उनके फौज उतर जाएगी, उनके वारशिप, उनके सबमरीन, उनके फौजी जवान उतर जाएंगे, तो महायुद्ध हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। इसके लिए वो बैक सपोर्ट पूरा अमेरिका और इजराइल को कर रहे हैं। इसी वजह से रूस और चाइना भी पूरी तरह से बैक सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा इंतजार में है, मुझे लगता है कि इंतजार में है कि इनमें से कोई भी कूदे कि हम लोग भी कूद के जंग के मैदान में उतर जाए। बहरहाल उतरना तो है, एक महायुद्ध तो होना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होना है। शुरू किया है अमेरिका ने तो आगे कहीं ना कहीं तक तो जाएगा। अब अगर उन्होंने शुरू किया है तो कोई ना कोई तो ख़त्म करेगा। जब कोई जालिम शुरू करता है तो उससे ख़त्म फिर मजलूम ही करता है, क्योंकि जालिम जब तक खुद को ताकतवर समझता है उस वक्त तक वो तौबा नहीं करता जब तक कि मजलूम को लूट ना ले, उसका खात्मा ना कर दे, क्योंकि वो समझता है कि मजलूम कमज़ोर है, इसके पास वारशिप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते भी है ना कि ईरान के पास वारशिप नहीं है, फौज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एयर जेट फाइटर्स नहीं हैं, कोई सैटेलाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कितना दिन तक हमसे लड़ेगा। लेकिन अभी तक ईरान लड़ रहा है। जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि ईरान हमारा बाप है तब वो भी फिर पीछे हट जाएगा। लेकिन अभी नहीं लग रहा है उसको। आता है, हमला करता है, मार खाता है, चला जाता है। बहरहाल इसमें सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। इंकलाबी लोग निकलेंगे, नौजवान उठेंगे, इंकलाब होगा, इंकलाब रैली निकलेगी और लोग धरना देने के साथ साथ फाइट भी करेंगे और हुकूमत का चक्का जाम करेंगे। बहुत कुछ होगा और हिंदुस्तान में कुछ अच्छे जवान, नौजवान लोग उठेंगे और वो उठ करके हिंदुस्तान को संभालेंगे। जैसा कि अभी आज के ज़माने में, आज के तारीख में देख रहे हैं, कॉकरोच सीजे पार्टी, सीजे पार्टी अपने उरूज पे आ गई है। दिखाया जा रहा है कि सीजे पार्टी के व्यूवर्स बीजेपी और कांग्रेस से भी ज़्यादा हो गए हैं और बहुत सारी वीडियो आ रही है जिसमें सीजे पार्टी के लोग पुलिस वालों के सामने भी खड़े हो रहे हैं। बहरहाल सीजे पार्टी के अलावा भी हिंदुस्तान के मथुरा के जो पंडित जी थे, एक जय गुरुदेव महाराज, उनका 2012 में देहांत हो गया है, मृत्यु हो गई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान में कुछ बच्चे निकलेंगे, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। उनकी पेशन गोई की तस्वीर, उनकी जो राइटिंग है, जो उन्होंने वीडियो बनाए वहाँ के उनके चाहने वालों ने, उसको मैं आपको दिखा दूंगा जय गुरुदेव महाराज के। इसमें आप देख लेना और उनकी बातों को अच्छी तरह समझ लेना। उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने पेशन गोई बहुत पहले कर दी थी कि हिंदुस्तान में कुछ बच्चे निकलेंगे जिसको मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। बहरहाल वो बच्चे निकलेंगे और हिंदुस्तान में आज की तारीख में कॉकरेज सीजे पार्टी
कॉकरोच जनता पार्टी भी बन गई है। अभी वो स्टार्ट है, वो कहाँ तक जाएगी ये समय बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मैं ये थोड़ा सा उनका रुख भविष्यवाणी की तरफ करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कुछ होने वाला है जरा भविष्यवाणी की तरफ भी ध्यान दो, उसको जरा ध्यान दो कि वो क्यों लिखी गई वो बातें। और भविष्यवाणी के साथ साथ भगवत गीता में, गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवत गीता के अलावा कौन सा पुराण है वो, भविष्य पुराण में, ये सब में जो बहुत सारी बातें लिखी हुई है उसके खास खास बातों पर आप ध्यान दें और हिंदुस्तान में जो भविष्यवाणी है उसके बारे में ध्यान दें। जय गुरुदेव ने महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान में बच्चे निकलेंगे, बड़े जवान नौजवान की पार्टी निकलेगी और वो इंसाफ करेगी। वो दूर दूर तक चलेंगे जब तक कि लोगों को, गरीबों को रोटी नहीं खिला देंगे, वो खुद नहीं खाएंगे, यानी अच्छे और ईमानदार होंगे। और भगवत गीता में, गरुड़ पुराण में, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तो हिंदुस्तान के राजा चोर होंगे, लोगों का शोषण करेंगे, यानी बेईमानी करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। जैसा कि मैं बहुत बार वीडियो डाल चुका हूं, जो कृष्ण जी ने कहा था कि युधिष्ठिर ने जो 2 सूंड वाला हाथी देखे थे, उसका मतलब ही कृष्ण जी ने यही समझाया कि राजा बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। 2 मुंह का हाथी, 2 सूंड का हाथी, यानी बोलने वाला कुछ और, खाने वाला कुछ और, अर्थात यही मतलब है इसका। बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, बोलेगा अच्छी अच्छी बात, धर्म धर्म धर्म, लेकिन वो सब अधर्म का काम करेंगे। और जब अधर्म का काम करेंगे, अधर्म अपने उरूज पे होगा, तो फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये कहा गया है ना कि जब अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्, ये पूरा है श्लोक है पूरा। जब वो अधर्म अपने उत्थान पे आएगा तो तदात्मानं सुजाम्यहम्, फिर वो आने वाला आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नौजवानी की पार्टी कॉकरोच पार्टी निकल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, जब ये नौजवान अपने उरूज पे होंगे और ये विलन, ये खलनायक, ये अधर्मी जो गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों के झोपड़े गिरा रहे हैं, गरीबों के ठेले, दुकान, मकान, काम धंधा सब बर्बाद कर रहे हैं, जिनका मकसद है गरीबों को गुलाम बनाना और औरतों को बाजार में बिठाना, ये भी अब जब अपने उरूज पे पहुंचेंगे तो फिर आने वाला वो आएगा। वो कहते हैं ना, जैसे विलन होगा वैसे हीरो भी होगा। नौजवान भी उठ रहे हैं, निकल रहे हैं अपने घरों से, उनके समझ में आ रहा है कॉकरोच, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे इसके बाद कोई और ईमानदार, भाई खंगाला जाता है, समुद्र मंथन किया जाता है तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। तो मेरे दोस्तों, जब हिंदुस्तान में समुद्र मंथन होगा तो समुद्र मंथन तभी होगा जब वो आने वाला आ जाएगा, और आने वाला तभी होगा जब अधर्म अपने उत्थान पर होगा। जब अधर्मी अपने उरूज पर होंगे तो आने वाला आएगा, जब तक नौजवान भी होशियार हो चुका होगा, और तब समुद्र मंथन होगा, फिर विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, जुल्म सितम का खात्मा होगा और चारों तरफ हक और इंसाफ होगा। तब जय गुरुदेव महाराज की भविष्यवाणी भी सही होगी कि नौजवान बच्चे ऐसे निकलेंगे, दूर दूर तक जाएंगे और वो पहले गरीबों को रोटी खिलाएंगे, और जब तक कि वो गरीबों को रोटी खिला ना ले, खुद नहीं खाएंगे। जब तक वो गरीबों को रोटी खिला नहीं देंगे, जब तक खुद नहीं खाएंगे। अब इतनी बड़ी बात कही कि जब तक कि गरीबों को रोटी खिला नहीं देंगे तो खुद नहीं खाएंगे। देख लो, हिंदुस्तान की सरकार बेइंतहा हिंदुस्तान में बुलडोजर चला रही है। वो जिनके दुकान मकान सब तोड़ दे रही, वो गरीब कहाँ जाएंगे? उनके लिए इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? कोई ना कोई तो आएगा ना। जितना बड़ा विलन है उतना बड़ा हीरो आएगा, और नाश होगा, विलन का नाश होगा, अवश्य होगा। बहरहाल मैं तो हिंदुस्तानियों को समझाना चाहता हूं, और ये कि अमेरिका
ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये सब एक ही है, नेटो पूरा एक ही है। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हिंदुस्तान चल रहा है। और अमेरिका इजराइल के ऑर्डर पर ही हिंदुस्तान में बुलडोजर चल रहा है, नेपाल में बुलडोजर चल रहा है। और मैंने ये वीडियो भी डाल दिया जिसमें कि अमेरिका से पैसा आया था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लिए भी पैसा आया था। $21 मिलियन तो नाम लिया गया, लेकिन और जितना आया हो, जितना जिसकी खबर न मिली हो, और बांग्लादेश के लिए भी आया, नेपाल के लिए भी आया। अगर पैसा अमेरिका से आएगा तो काम किसका होगा? अमेरिका का होगा ना। तो नेपाल में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, हिंदुस्तान में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश और चाइना और हिंदुस्तान के आसपास कहीं ना कहीं वहाँ अमेरिका की फौज आ गई होगी, जिसकी वजह से शेख हसीना को हटाया गया था। अब जो न्यूज़ में देखता होगा उसको कहीं ना कहीं खबर मिली होगी। एक न्यूज़ मुझे मिली है, लेकिन वो वीडियो मुझे ढूंढूंगा, मिल जाएगी तो डालूंगा। वहाँ पर अमेरिका की फ़ौज बैठ चुकी है या बैठने वाली है। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान अमेरिका इजराइल का गुलाम है। हिंदुस्तान अपने आप को मदरलैंड और इजराइल को फादरलैंड कह रहा है। और मोदी जी, अमित शाह जी जिन्होंने कहा है कि ईरान को मारेंगे तो ग्रेटर इजराइल बनेगा, और उसकी वजह से हमें मौका मिलेगा तो हम पाकिस्तान को मारेंगे तो अखंड भारत बनेगा। ये सब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल को जोड़ते हैं। ये सब एक साजिश है। और इसी साजिश के तहत मोदी जी ने अभी एक हफ्ता पहला, ये जंग से पहले, अभी जो 24-25 को अमेरिका ने ईरान पे हमला किया दोबारा, इससे पहले मोदी जी जाकर इमिरेट के प्रधानमंत्री किंग से जाकर खूब हाथ फैला कर मिले भी। तो पिछली वीडियो में मैंने डाला भी। तो मेरे दोस्तों, ये सब मिली भगत है। तो मोदी जी, अमित शाह जी और नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रम्प, ये सब मिलकर प्लान कर रहे हैं ईरान को और पाकिस्तान को मार के पूरे गल्फ पे पेट्रोल पे कब्जा करना। तो अब मोदी जी लोगों को बतौले क्या दे रहे हैं कि ईरान मरेगा तो ग्रेटर इजराइल बनेगा, पाकिस्तान मरेगा तो हमको अखंड भारत बनाने मिलेगा। दरअसल ये ढकोसला है। चाहे ईरान मरे चाहे पाकिस्तान मरे, बनना है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल बनाएगा, लेकिन अमेरिका, बाकी सब अमेरिका और उनके सहयोगी नेटो का होगा। हिंदुस्तान को कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान को जो पैसे मिल रहे हैं बस वही शराब अय्याशी और जो स्टीम फाइल में मोदी जी, अमित शाह जी और हिंदुस्तान के अमीर जो मजा कर रहे हैं वही मजा करेंगे। बस पैसे ले लो, फैक्ट्री ले लो, कंपनी ले लो, मजा करो, जब तक कि हमारा काम नहीं होता। जिस दिन अमेरिका इजराइल का पूरा काम हो जाएगा, हिंदुस्तान के माने कुछ नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान को उस वक्त तक खिलाया पिलाया जाएगा, सर पे बिठाया जाएगा, जब तक कि हिंदुस्तान के जरिए ईरान, पाकिस्तान और चाइना को ना मार दिया जाए, और बल्कि चाइना के हाथों हिंदुस्तान को भी खत्म कर दिया जाएगा। क्या कर सकेगा हिंदुस्तान? मेरे दोस्तों, अब हिंदुस्तान का आखिरी वक्त आ गया है। ये बात चाइना, ईरान, पाकिस्तान के समझ में आ जाएगी कि अमेरिका को मारना है तो सबसे पहले हिंदुस्तान को मारना होगा। क्योंकि जब भी अमेरिका और इजराइल हारते हैं, वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके आगे बढ़ाते हैं पाकिस्तान की तरफ, और हिंदुस्तान से पाकिस्तान पे हमला करके फिर ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने का प्लान है। इसलिए जब ये बात समझ में आ जाएगी चाइना के और पाकिस्तान, ईरान के, तो पाकिस्तान एक तरफ उनको घेर लिया जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान पर हमला करके हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। और मोदी जी एक अपनी जान के लिए डॉलर लेके, पैसा लेकर के पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और अमेरिका इजराइल के कहने पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को गुलाम बनाना है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। लोगों को गुलाम बनाना है, औरतों को बाजार में बिठाना है, और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, इसलिए उनको मारना है। आज ये आखिरी बार, मतलब ये वीडियो के आखिरी में ये भी बता दे रहा हूँ, 2 बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ आपको, नई खबर दे रहा हूँ कि नहीं पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो में बहुत बता चुका हूँ। हिंदुस्तान में अब इंजेक्शन लगाने का कोई ना कोई बहाना निकालेंगे। ये बीमारी आई है, वो बीमारी आई है, दुनिया का ड्रामा करेंगे। या हो सकता है कोई हल्की फुल्की बीमारी उनके किसी केमिकल की वजह से आ जाए, तो वो ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे जिससे कि लोग मर जाएं। लोगों को मारने के लिए इंजेक्शन बना के लगाया जाएगा।
कुछ औरतें, कुछ मर्द, कुछ टीम ऐसे निकलेगी जैसा कि बच्चों को टीका लगाने के लिए निकलती है। आते नहीं बच्चे, जिसके घर में छोटा बच्चा होता है वहां नंबर लिखते हैं और बच्चे को टीका लगा के चले जाते हैं। तो ऐसे ही किसी अच्छे काम की वजह से वो इंजेक्शन लगाने के घर से आएंगे और वो तमाम घर घर में जिसको वो मारना चाहेंगे उसके घर में जाकर जवानों को इंजेक्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल में वो आदमी मर जाएगा। सिलोपाइजन का इंजेक्शन लगाया जाएगा, साल, 1.5 साल, 2 साल में वो मर जाएगा। और कुछ गुंडे टीम, भीड़ इंजेक्शन लेकर निकलेंगे और नौजवान को भीड़ में इंजेक्शन लगाएंगे, वो तुरंत मर जाएगा, घंटे 2 घंटे में मर जाएगा। और मैं आपको पहले बता दूं क्या जो गेम होगा, नौजवानों को भीड़ में जिसको मारना चाहेंगे उनके 2-3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, उनके अपने आदमी पहले से उस नौजवान को अनजान बनकर घेर लेंगे। उसके बाद इंजेक्शन वाला जाएगा, उसको इंजेक्शन लगाएगा और भाग जाएगा। और जो उसके 10 आदमी रहेंगे, 9 आदमी रहेंगे, वो जिसको इंजेक्शन लगा है उससे हमदर्दी का बहाना करके उसको वहां रोक रखेंगे, ताकि टाइम पास करेंगे, ताकि जो इंजेक्शन का टाइम है आधा घंटा, 1 घंटा में वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तो वो टाइम पास करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वहीं गोल गोल रानी खेलेंगे ताकि वो आदमी वहीं तड़प कर मर जाए। बाई चांस अगर लोग, भीड़ जमा होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल के बाहर भी एक भीड़ रहेगी जो ऐसे पेशेंट को जिसको इंजेक्शन लगाया गया है उसको हॉस्पिटल में नहीं जाने देंगे, टाइम लगाएंगे, बहुत उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा करेंगे कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, देर लगे ताकि वो मर जाए। इंजेक्शन लगा के लोगों को मारा जाएगा, ये सरकार की तरफ से होगा। और सरकार जानबूझ करके बहाने से मौत का इंजेक्शन लोगों को लगवाएगी। होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। जो उनके रास्ते का कांटा बनेगा उसको घंटे 2 घंटे में मर जाने वाला इंजेक्शन लगेगा, जिसकी उनको जरूरत नहीं है, जो उनके कहने पे नहीं चलने वाला है, उसको वो ऐसा इंजेक्शन लगवा देंगे कि वो साल 2 साल में वो मर जाए। मेरे दोस्तों, होशियार रहो, होशियार रहो। सरकार अब अमेरिका और इजराइल के कहने पे चल रही है, कोई भरोसा ना करो, कोई भरोसा ना करो। इसलिए मेरे दोस्तों, होशियार हो जाओ, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।